हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया मस्त फंटास्टिक होंगे एंड आपकी तैयारी भी ऑल्सो फंटास्टिक अच्छी बढ़िया चल रही होगी। तो गाइस, आपका होम गार्ड का एग्ज़ाम की अब उल्टे गिनती शुरू कर दीजिए। दिन बचे हैं बहुत कम और आपको तैयारी करनी है बहुत ज़्यादा। रिविज़न ही रिविज़न करना है। अब आप नया कुछ भी ना पढ़ें, मेरा सजेशन यही है कि बिल्कुल नया कुछ ना पढ़ें, बस आपको रिवाइज़ करना है। जितना हो सके प्रश्नों की प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और जहाँ से भी मिले आप प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर देखो, मेरा कराने का मकसद बस इतना ही है कि आप यहाँ से एकदम लाइव जो क्लास लेंगे, जैसे कि मैं करवा रही हूँ, आप वीडियो को खोलेंगे और आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आंसर देंगे। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, आंसर दूंगी, आगे बढ़ जाऊंगी। तो आपको आंसर देना यहाँ तक एक तरह से आपका एक जो है ना टेस्ट हो रहा है। ये आप टेस्ट नहीं कहीं दे पा रहे हो तो आराम से इस पर यूट्यूब पर फ्रीली टेस्ट दे सकते हैं और ज़्यादा कुछ आपको मेहनत भी नहीं करनी होगी। पढ़ना, आंसर देना, सही हुआ तो सही हुआ, अगर नहीं सही हुआ, गलत हुआ तो आपको मिलान करना है और दोबारा से सही करना है। यानी कई बार प्रैक्टिस करके और बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत जल्दी करवाऊंगी। क्वेश्चन को पढ़ना, आंसर देना, आगे बढ़ जाना, क्योंकि डिटेल में बताना नहीं है। डिटेल में आपने पढ़ ही लिया है, आपको कंफ्यूज करना नहीं है मुझे। तो पढ़ना, आंसर देना, आगे बढ़ जाना है। तो आप ऐसे अपने आपको चेक करिए और जो भी आपका स्कोर बने कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट। अजंता की गुफाएं जो 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं, बौद्ध गुफाओं को वर्णित करती हैं। यह भारतीय कला का बेहतरीन जीवंत उदाहरण है, विशेषकर में स्थित है चित्रकला के क्षेत्र में। यानी कि यह किस क्षेत्र में स्थित है? यहाँ पर अजंता की गुफाओं की बात की गई है, जो कि 30 चट्टानों को काटकर 30 ही गुफाएं बनाई गई हैं और बौद्ध को ही समर्पित है। तो ये जो है ना कहाँ पर है? क्या अमरावती महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, पुणे महाराष्ट्र में, फिर रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। अब आपको इतना तो पता था पहले से ही कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया गया है, वो क्षेत्र पूछ लिया गया है। तो याद रखना औरंगाबाद हो जाएगा। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपके अजंता और एलोरा दोनों की गुफाएं आपकी वहीं पर पड़ती हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप इतना आसान ना समझें कि सिर्फ आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, आपसे जिला पूछा जाएगा, बल्कि आपसे डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आपको सब डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखना 24 जनवरी को। और ये इंदिरा गांधी जब 1966 में प्रधानमंत्री पहली महिला बनी थी, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाना शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दशाएं आर्द्रता से काफ़ी प्रभावित होती हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्रता को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित करता है? यानी कि वायुमंडल में आर्द्रता पाई जाती है, यानी कि वायुमंडलीय दशाओं को प्रभावित कौन करता है? तो नमी प्रभावित करती है। अच्छा, इन्होंने बोला कि जो नमी है ना, कि आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी है ना, इसका सबसे अच्छा डेफिनेशन क्या है? तो यहाँ पर डेफिनेशन जो है ना, एक बार आप पढ़िए सब ऑप्शन, फिर देखते हैं सबसे अच्छा कौन सा होगा। संघनन के कारण बनी जल की लटकती हुई बूंदों का रूप क्या आर्द्रता की अच्छी परिभाषा है? ओके। वायुमंडलीय नमी का जमाव, क्या ये परिभाषा है? या फिर वायु से संघनित और उसमें लटकी हुई जल की लगभग अति सूक्ष्म बूंदें, क्या ये परिभाषा है? किसी विशेष किसी विशेष समय और स्थान पर वायुमंडल में नमी की मात्रा को ही हम उस वायुमंडलीय दशाओं में ह्यूमिडिटी या फिर आर्द्रता कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर बिल्कुल डी सही हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दशाओं में जो नमी होती है वो कहीं किसी स्थान पर होगी और कहीं ना किसी टाइम पर होगी, हमेशा तो बनी नहीं रही होगी ना। तो हमारा डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति आज़ादी के प्रतीक के रूप में एक फ्रांसीसी मूर्तिकार द्वारा डिजाइन की गई थी? तो याद रखना, आज़ादी के लिए जो मूर्ति बनाई गई थी, यानी कि आज़ादी के प्रतीक के तौर पर वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि फ्रांस ने अमेरिका को एज अ गिफ्ट दी थी। तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? न्यू मैंगलुरु है? नहीं है। कांडला है? तो नहीं है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू है। पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। आंख बंद करके आंसर लगा देना, बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो बाल संरक्षण और कल्याण के लिए 1098 आंसर यहाँ पर देख लीजिए कौन सा है, ठीक है। मैंने आपको नंबर बता दिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में का अर्थ है देश या कंपनी द्वारा एक उत्पाद का उस मूल्य
मूल्य पर निर्यात करना है जो विदेशी बाजार में, घरेलू बाजार में लगाए गए मूल्य से कम है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, समझें, फिर आंसर दें। इसका मतलब होता है डंपिंग। मतलब अगर चाइना ने कोई प्रोडक्ट अपने यहाँ पर बनाया है और इंडिया में आकर उसको बहुत ही सस्ती कीमत पर बेच देगा, तो उसको हम कहेंगे उसने अपने सामान का हमारे भारत में डंप कर दिया है। और इसका हानि ये होती है कि जो देशी घरेलू जो कंपनी होती है वो बंद हो जाती हैं, मतलब उनका कोलैप्शन हो जाता है। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की पुत्री थी? तो प्रभावती जो है ना वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इनका विवाह बाकाटक साम्राज्य के एक राजा से कर दिया गया था इनके पिता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो याद रखना आपके देवास, चेन्नई, बनारस, कोयम्बटूर होना चाहिए। तो यहाँ पर देवास हो जाएगा। देवास आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। याद रखना आरबीआई की जो प्रिंटिंग प्रेस यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस है ना वो आपकी 4 जगह पर मेनली है। आपकी मध्य प्रदेश में है, इसके अलावा आपकी मतलब 3 जो है ना वो आप जगह एक बार मुझे सर्च करके बताना है। इसमें मैं बता दे रही हूँ, एक तो बेंगलोर में हो जाएगी, एक की मध्य प्रदेश में है, एक उसके पास में आपके मुंबई में है। जो एक बची है वो बताना कहाँ पर है आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देवोस की बात की है। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद बी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? तो याद रखना 1939 में जो त्रिपुरा का अधिवेशन हुआ था तो उसमें जीते कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन गांधी जी से मतभेद के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया था। आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला है सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूफी तीर्थ स्थानों की तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है? तो आपका जियारत करता है। जियारत का मतलब ही तीर्थ यात्रा करना होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो वो आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर थे, नहीं। सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। तो सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 18, 19। तो हमारा आर्टिकल हो जाएगा 19। आंसर 21 हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर। आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है मानव और जैव मंडल यानी कि मैन एंड बायोडाइवर्सिटी कार्यक्रम प्रारंभिक किया गया था तो यूनेस्को ने शुरू किया था, यानी आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे हम राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम लेखे में निजी आय यानी कि पर्सनल इनकम को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो आपका राष्ट्रीय आय में से अगर हम अवितरित लाभ को माइनस करेंगे, हाँ बिल्कुल सही है, माइनस करेंगे परिवारों द्वारा किया गया नेट ब्याज भुगतान कंपनी कर नहीं। देखो अगर कोई फैमिली अपना ब्याज भुगतान कर रही है तो उसमें हमें नेशनल इनकम से माइनस क्यों करेंगे? वो तो उसकी इनकम से माइनस करी जाएगी ना। तो पहला गलत। दूसरा है राष्ट्रीय आय में से हमने क्या करना पड़ेगा? याद रखना नेशनल इनकम से अगर हमें पर्सनल इनकम निकालनी है तो नेशनल इनकम में से हमें निकालनी पड़ेगी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। फिर में निकालेंगे हम टैक्स को, प्लस कर देंगे हम उसको जो ट्रांसफर पेमेंट हुआ है जिसको हम बोलेंगे अंतरण भुगतान। ठीक है, अब देखिए नेशनल इनकम में से हमने क्या निकालना? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि अवितरित लाभ निकाल दिया। फिर हमने निकालना है कंपनी का कर निकाल दिया। फिर हमने जोड़ना क्या है? सरकार या फर्मों द्वारा परिवारों का अंतरण भुगतान। तो हमारे यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में मनाई जाती है। तो याद रखना फाल्गुन में। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? तो 11 होते हैं। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। हमें ये मिलान करना है तो याद रखना पारंपरिक कला शिल्प और संबंधित स्थान। ओके, मिट्टी के बर्तन मतलब खुर। मिट्टी के बर्तन पर अगर खुर रखोगे तो टूट जाएंगे, तो मिट्टी के बर्तन खुर्जा में होते हैं। इनके पहले का दूसरा। ओके, कास्ट की नक्काशी जो है ना वो आपकी पाई जाती है सहारनपुर में, यानी कि हमारा चौथा आ जाएगा। जो खड़ाऊँ होते हैं वो पीलीभीत में पाए जाते हैं। वही आपके जरदोसी ना वो आपके बरेली में, यानी कि चौथा। पहला। तो यहाँ पर होगा 2 4 3 1, 2 4 3 1। देखिए जहाँ पर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, बात तो सही है। कांडला एक ज्वारी बंदरगाह था, ये भी बात सही है। मोरमुगांव देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ पर पहला और सी एक बार देखिए सेम लग रहे हैं। चेन्नई देश का सबसे बड़ा प्राचीन बंदरगाह है, ये भी बात सही है। देखो मुंबई अगर देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो मुरमुगांव कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर यही हमारा गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पर सी इज करेक्ट है। असत्य तो पूछा ही क्या था। रियाल
किस देश की मुद्रा है, किस देश की करेंसी है, तो आपकी ब्राज़ील की हो जाएगी। आंसर हमारा यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बैंक के लेन देन में पिन का अभिप्राय क्या है, तो पिन मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक बार सी को देखेंगे, सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेपेक टेक्रेब क्या है, तो सेपेक टेक्रेब जो है ना वो एक वॉलीबॉल का खेल होता है ना, वॉलीबॉल में जब किक मारते हो तो उसको हम कहते हैं सेपेल टेक्रेब। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है, देखिए क्या है, कुछ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पर विचार करना है, करते हैं। कथन पहला है कि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। हाँ बिल्कुल सही, भोजपुरी उधर बोलते हैं। फिर कथन आर कहता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। ऐसा तो नहीं है, मतलब वो उनकी लोक भाषा भोजपुरी है ऐसा, और ये मतलब नहीं है उसका कि और कोई भाषा ही नहीं बोल पाते हो, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। देखो पहला सही है, आर गलत है, तो कहाँ पर लिखा है पहला सही है, आर गलत, यानी कि हमारा यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों, जिनमें दास भी शामिल होते हैं, कोक के रूप में जाना जाता है। तो भूमिहीन मजदूरों को संगम काल में हम कडेशियर और अधिमई कहते थे, तो यहाँ पर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और संगम काल आपका चोर चेल पांड्यों के का शासनकाल बोला जाता है। मार्च 15 1950 को योजना आयोग का गठन की अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो याद रखना एपीजे अब्दुल कलाम की नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं, बल्कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नीति आयोग का जो है ना गठन हुआ था। अगला है सहायक यानी कि ऑक्सिलरीज मेमोरी को लोकप्रिय रूप से नाम से जाना जाता है, तो सहायक या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। आंसर हमारा यहाँ पर बी है बिल्कुल सही। एक नेक्स्ट है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती हैं, क्या 0, 15, 25 या 35, तो यहाँ पर 0 मिलती हैं। आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर मिलान करने का, परिषद और शासक। तो प्रथम बौद्ध परिषद, द्वितीय बौद्ध परिषद, अच्छा तृतीय बौद्ध परिषद और तृतीय, तो यहाँ पर पूछा गया शासक यानी कनिष्क। अच्छा तो एक मैंने ट्रिक बताई है आपको, राजा महाराजा आजा, विश्व सबका काल है, पीटो गली में आशिक, कुंवर जी कंगाल है। अगर आपने ट्रिक नहीं देखी है तो अभी इसी चैनल पर जाना, मैंने लिखा भी है कि बौद्ध संगीति के चारों जो संगीति है ना वो याद करें, कहाँ पे कौन सी परिषद हुई, उनमें किसका कौन अध्यक्ष था और कौन उस टाइम में राजा था और कहाँ पर हुई है। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, एक बार आप याद कर लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए भूलेंगे नहीं आप। देखो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई ना राजा महाराजा आजा यानी कि अजातशत्रु के टाइम में हुई थी, तो पहले का दूसरा हो जाएगा। फिर राजा महाराजा आजा विश्व सबका काल है, तो दूसरी काला अशोक के टाइम में हुई थी यानी कि तीसरा हो जाएगा। पीटो गली में आशिक यानी कि अशोक के टाइम में हुई थी, तो आपका चौथा हो जाएगा। और कुंवर जी कंगाल है, कंगाल मतलब कनिष्क, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पहला। तो हमारा 2, 3, 4, 1 आप एक बार ऑप्शन देख लेना, आंसर लगा लेना, वही हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटी पायरोटिक्स, औषधियाँ प्रयोग की जाती हैं, तो एंटी हैं और पायरेटिक्स हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो दर्द निवारक के काम है। बिल्कुल दर्द निवारक और बुखार उतारने के काम में आती है। आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही तैयार होता है। अर्थव्यवस्था में अगर प्रत्येक क्षेत्र जीडीपी में योगदान कर रहा है, इसका मतलब हमारे सांकेतिक ढांचा बढ़ रहा है, नहीं वास्तविक ढांचा में काम आ रहा है, नहीं वास्तविक जीडीपी काम आ रही, नहीं भाई अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार हो रहा है, तो आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं, तो बेकिंग पाउडर जिसको हम खाने का सोडा कहते हैं, खाने का सोडा कहते हैं, या फिर हम इसको मीठा सोडा भी कहते हैं। जो हम रसगुल्ला बनाते हैं ना दिवाली पर, उसी में हमारी मम्मी कहती है ना कि खाने का सोडा जरूर डाल लेना, मीठा सोडा जरूर डाल लेना ताकि रसगुल्ले फूल जाएं, तो वही बेकिंग सोडा होता है। उस बेकिंग सोडा में आप चक्कर देखना, जब भी बनाएं तो वो खट्टा सा लगता है हल्का, क्योंकि उसमें टार्टरिक अम्ल होता है। आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और किस वंश के कन्नौज के शासक जयचंद्र के बीच हुई थी, तो किस वंश के जयचंद्र थे, तो वो आपका क्या चौहान थे, बैक्ट्रियन थे, गुप्त थे या फिर गहड़वाल थे, तो गहड़वाल थे। हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी बिल्कुल सही। अगला है कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, इसका उपयोग आमतौर पर द्वि आधारित संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो जो बाइनरी सिस्टम का जो यूज़ करता है वो आपका डिजिटल कंप्यूटर यूज़ करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोसेसिंग का प्रणाली का कौन यूज़ करता है, तो वो भी आपका डिजिटल कंप्यूटर ही यूज़ करता है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ओके देखो भारत में जो है ना एक आईएएस के नाम से सेवा काम करती है, एक आईपीएस के नाम से सर्विस काम करती है, एक आईएफएस। तो आईएफएस से मतलब यहाँ पर विदेश नहीं है, यानी फॉरेन नहीं है, फॉरेस्ट है। तो देखते हैं आईएएस मतलब भारतीय प्रशासनिक सर्विस काम करती है, बिल्कुल सही है। भारतीय पुलिस सेवा काम करती है, बिल्कुल सही है। और भारतीय वन सेवा काम करती है, लेकिन भारतीय विदेश सेवा हमारे यहाँ पर काम नहीं करती, तो नहीं
नहीं करती पूछी गई तो हमारा सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई है। अब हो सकता है आपको क्वेश्चन ना समझ आया हो, मैं आसान करती हूँ। भारतीय संविधान में भारतीय, यहाँ पे कहूँ कि संघीय, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर संघीय शासन की जो योजना है ना किस संविधान से ली है, तब आप बता देंगे कि हमने जो हम अपने संविधान में संघीय प्रणाली कहाँ से ली है, तो कनाडा से ली है, इनकी फेडरल सिस्टम, जिसको यहाँ पर इन्होंने महासंघ लिख दिया था, तो कनाडा से लिया हुआ है। अगला है 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, तो कमल रोटी था, बाज था, रुमाल था, 2 तलवारें थी, तो कमल और रोटी था। आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला है, हानिकारक यूवी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किस में ओजोन परत पाई जाती है। देखिए, जैसे हम लोगों को पता है कि सूर्य से आने वाली बहुत ही हानिकारक किरणें अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें आती हैं। अगर पृथ्वी तक वो डायरेक्ट आ जाएंगी तो हम लोग जो है ना, हम ह्यूमन बीइंग या कोई भी जीव जंतु है ना, वो जीवित नहीं रहेगा, वो जल भुन जाएंगे। लेकिन इस यूवी रेस पराबैंगनी किरणों को एक परत होती है वायुमंडल में जो इस किरण को रोक लेती है और इसको परावर्तित करके रिफ्लेक्ट करके इसको फिर वापस भेज देती है, तो वो एक ओजोन परत होती है। अच्छा, ओजोन परत पूछी गई है कि क्या क्षोभ मंडल में होती है, मध्य मंडल में, समताप मंडल में, ताप मंडल में, तो याद रखना जो ओजोन परत है ना वो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि यूवी रेज से हमें बचाती है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका समताप मंडल। दिस इज लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या होता है, तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए हमें सिलिकॉन की आवश्यकता पड़ती है, तो आंसर इसका हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। तो गाइज ये आज के 40 क्वेश्चन है, मैं आपको डेली करवाती हूँ। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल की होती हैं, आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, मैं कुछ भी उठा के ले आती हूँ। बहुत ही अच्छा कंटेंट है आपकी एग्जाम के लिए, बहुत ही सटीक एकदम अच्छा मटीरियल है, आप अच्छे से करें, आप इनके प्रैक्टिस करें, अपनी स्पीड बढ़ाएं और पढ़ने की थोड़ी जो है ना, आप सिली मिस्टेक ना करें, तो पढ़ने की एक क्षमता बढ़ाएं अपनी अच्छे से। मतलब एक पढ़ने की भी क्वालिटी होती है ना, कितनी अच्छे से कितनी सफाई से पढ़ पाते हैं और उसको आंसर दे पाते हैं। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, आंसर ठीक से देखेंगे नहीं ऑप्शन, मतलब आप फिर जल्दबाजी में सिली मिस्टेक्स करेंगे, तो ऐसा ना करें। एक बार क्वेश्चन को पेशेंसली पढ़ें, फिर आंसर को देखें, फिर आंसर दें। अब जब ऐसे बार बार करेंगे ना, आपकी प्रैक्टिस अच्छी बढ़ जाएगी। प्रैक्टिस भी आपकी बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए सीरीज़ लेकर आती हूँ, तो आप ईजिली यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और गाइज दिस इज़ इनफ एंड थैंक यू। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।